हेलो एवरीवन। बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस लॉ के पेपर में आज हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से कंसर्निंग सेक्शन 10 के बारे में बताया था कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। यदि हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमें सेक्शन 2 क्लोज एच और सेक्शन 10 के बारे में जानना जरूरी है। तो सेक्शन 10 के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आज हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, यानी सेक्शन 10 हमें क्या क्या कहता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी विशेषताओं का या कौन कौन से आवश्यक तत्वों का होना जरूरी है। तो सबसे पहले टू और मोर पार्टीज, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बनने के लिए दो पक्षकारों का होना जरूरी है, दो पार्टी का होना जरूरी है, क्योंकि एक पार्टी अपने आप से न तो प्रपोजल कर सकती है और न ही उसे एक्सेप्ट कर सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि यदि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहते हैं, कोई अनुबंध करना चाहते हैं, तो सबसे पहले दो पार्टी का होना जरूरी है और उसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर करेगी, यानी उसके सामने प्रपोजल रखेगी और दूसरी पार्टी जब उसे एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट का क्रिएशन होता है, एक ठहराव का निर्माण होता है और ठहराव यदि अनफोर्सिएबल है तो वह कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो सबसे पहला एलिमेंट्स टू और मोर पार्टीज के रूप में हमें दिखाई देता है। पॉइंट नंबर 2 कहता है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, सेक्शन 2 क्लोज ए, सेक्शन 2 क्लोज बी, सेक्शन 2 क्लोज सी और सेक्शन 2 क्लोज ई। यानी दो पार्टीज के साथ साथ ये जरूरी है कि एक पार्टी प्रपोज करेगी और दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करेगी। यदि एक पार्टी प्रपोज करती है और दूसरी पार्टी उसका कोई जवाब नहीं देती है, उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वो प्रपोजल ही रह जाता है। उसको एक्सेप्टेंस जब नहीं मिलती है तो वो एग्रीमेंट नहीं बन पाता है और एग्रीमेंट नहीं बन पाता तो वह कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन पाएगा। इसलिए जरूरी है कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों का होना किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की एक रिक्वायरमेंट है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सेक्शन 2 क्लोज ए आपको प्रपोजल के बारे में बताता है, बी आपको कंसेंट यानी एक्सेप्टेंस के बारे में बताता है, सी आपको ये बताता है कि जो प्रपोजल रखता है वो प्रोमिजर होता है, जो उसे एक्सेप्ट करता है वो प्रोमिजी होता है, और सेक्शन 2 क्लोज ई आपको एग्रीमेंट के बारे में कहता है कि एग्रीमेंट दो पार्टी के बीच में होता है जब दोनों के बीच में कंसीडरेशन होता है, यानी उनके जो प्रोमिसेस होते हैं वो एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन का काम करते हैं, प्रतिफल का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका एलिमेंट माना जाता है इसमें कि दोनों पार्टी का जो इंटेंशन होता है, जो पर्पस होता है, वो लीगल रिलेशन क्रिएट करना होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि लीगल रिलेशन होता क्या है। तो लीगल रिलेशन जब दो पार्टी के बीच में क्रिएट होता है तो उस केस में यदि एक पार्टी डिफॉल्टर रहती है तो दूसरी पार्टी को कुछ रेमेडीज अवेलेबल होती है जो कोर्ट उसे देता है, यानी कुछ अधिकार उसे कानूनन प्राप्त हो जाते हैं कि वह उस अपोजिट पार्टी के खिलाफ कानून की शरण में जा सकता है, वह कोर्ट जा सकता है, केस फाइल कर सकता है और अपने राइट्स यानी अपने अधिकारों के लिए क्लेम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई दो पार्टी हैं, ये दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं। एक्स का बर्थडे है संडे को और एक्स वाई को ये कहता है कि संडे को मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम्हें मेरे यहाँ पार्टी के लिए आना है। वाई उसे एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जिस दिन पार्टी होती है उस दिन वाई उसके यहाँ नहीं पहुंच पाता है और ऐसी स्थिति में एक्स के पास कोई भी राइट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस तरह के जो एग्रीमेंट होते हैं, इस तरह के जो प्रपोजल होते हैं, उनका इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करना नहीं होता, क्योंकि ये एक तरह के सोशल एग्रीमेंट होते हैं और सोशल एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे
कि कॉन्ट्रैक्ट का जो उद्देश्य होता है वह लीगल रिलेशन क्रिएट करना होना जरूरी है। यदि दोनों पार्टीज का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं है तो ऐसे एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए पार्टीज का एलिजिबल या केपेबल होना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति किसी भी अनुबंध को करने से पहले उस अनुबंध को करने के लिए जो कैपेसिटी है यदि वो उसमें है तभी वो किसी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। अब सवाल ये उठता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी किन किन पार्टीज में होती है। तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो सेक्शन 11 है, जो धारा 11 है, वो हमें ये कहती है कि एक पक्षकार जो मेजर है यानी जो माइनर नहीं है, जिसने अपनी एज के 18 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, या कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स ने जिसका गार्जियन अपॉइंट किया है, उसने यदि 21 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं तो वो मेजर माना जाता है, वह कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। पॉइंट नंबर 2 हमें सेक्शन 11 का पॉइंट नंबर 2 हमें ये कहता है कि पार्टी का साउंड माइंडेड होना जरूरी है, यानी पार्टी स्वस्थ मस्तिष्क वाली होनी जरूरी है। स्वस्थ मस्तिष्क वाली पार्टी यानी साउंड माइंडेड पार्टी का मतलब ये होता है कि उस पार्टी को ये पता है कि मैं जिस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी बनने जा रहा हूँ या जो मैं करने जा रहा हूँ वो मेरे पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, मतलब उसे अपने भले और बुरे की पहचान होनी जरूरी है। और इसी में सेक्शन 11 हमें आगे ये कहता है कि पार्टी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसे कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया है, डिस्क्वालीफाई करार दे दिया है। जैसे इंसॉल्वेंट पर्सन जो होता है, जैसे ही किसी पर्सन को इंसॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट मिलता है वैसे ही वो पार्टी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाती है, और जैसे ही पार्टी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाती है अब वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने की स्थिति में नहीं होता है। तो पार्टी में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का होना जरूरी है। और कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी किसमें होती है? जो मेजर होता है उसमें होती है, जो साउंड माइंडेड होता है उसमें होती है, और ऐसी पार्टी जिसे डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर नहीं किया गया है वह कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्री कंसेंट। इसमें दो चीजें आपको दिखाई दे रही है, एक तो फ्री है और दूसरा कंसेंट है। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, सहमति का मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट पर जब हम एक ही सेंस में एग्री होते हैं तो वो सहमति होती है। जैसे ए और बी दो पार्टी है, ए ये कहता है कि मैं अपना मकान तुम्हें 1 करोड़ रुपए में बेचना चाहता हूं, क्या तुम खरीदोगे? यहाँ पर ए के पास 2 मकान हैं, एक्स और वाई, मान लीजिए उसके पास 2 मकान है। ए का उद्देश्य एक्स के बारे में है जबकि बी ये मान के चलता है वाई के बारे में है। तो यहाँ पर मान लीजिए बी इस 1 करोड़ के प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है तो ये सहमति नहीं है, कंसेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ए के दिमाग में एक्स है और बी के दिमाग में वाई है, तो वहां पर कंसेंट नहीं होगी। कंसेंट दोनों पार्टी की एक ही सब्जेक्ट पर होनी जरूरी होती है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री का मतलब स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र का मतलब जिस पर किसी तरह का कोई भी शारीरिक और मानसिक दबाव नहीं होता है, तो ऐसी जो कंसेंट होती है वह फ्री कंसेंट मानी जाती है। तो पार्टीज के बीच में कंसेंट, फ्री कंसेंट होनी जरूरी है। और कंसेंट फ्री तब कही जाती है जब उसमें किसी भी तरह का कोएर्सियन न हो, यानी उत्पीड़न नहीं होता, यानी किसी तरह का दबाव नहीं होता। इसी तरह से उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, अनुचित प्रभाव नहीं होना चाहिए, यानी दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी ऐसी भी हो सकती है जो दूसरी पार्टी पर दबाव बना सकती है, अपना प्रभाव रखती है। जैसे टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है, वकील और उसके क्लाइंट का जो रिलेशन है, इन दोनों केसेस में टीचर और जो वकील है या जो एडवोकेट है वह स्टूडेंट और क्लाइंट पर प्रेशर बनाने की स्थिति में होते हैं, तो वहां पर कंसेंट कई बार दबाव में आ सकती है। तो यदि कंसेंट इस तरह की है तो वो फ्री कंसेंट नहीं कही जाती, और जहां कंसेंट फ्री नहीं होती वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाता है, वो आगे जा करके
एग्रीड पार्टी की इच्छा पर वॉइडेबल हो सकता है या वैलिड बन सकता है। वॉइडेबल के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लॉफुल कंसीडरेशन। लॉफुल कंसीडरेशन का मतलब होता है वैध प्रतिफल। वैध प्रतिफल, प्रतिफल डिफाइन हुआ है सेक्शन 2 क्लोज डी में। प्रतिफल का जो सिंपल मीनिंग है वो ये होता है समथिंग इन रिटर्न, कुछ के बदले कुछ। तो कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि जब दो पक्षकार किसी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी बनते हैं या कोई डील करते हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों को कुछ न कुछ मिलना जरूरी होता है। दोनों एक दूसरे से कुछ न कुछ लेंगे, दोनों एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ करेंगे। यानी जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए कुछ करती है तो बदले में दूसरी पार्टी से उसे कुछ न कुछ मिलना जरूरी है, कंपलसरी है। तो कंसीडरेशन होना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है। अब कंसीडरेशन कैसा होना चाहिए? वो लॉफुल होना चाहिए, वह वैध प्रतिफल होना चाहिए। वैध प्रतिफल का मतलब जिसे लॉ कंसीडर करता है। जैसे किडनैपिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, किसी के मर्डर के जो होते हैं या तस्करी के होते हैं, बिना यदि किसी माल को खरीदने और बेचने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है, बिना लाइसेंस काम करने के जो डील होते हैं या एग्रीमेंट्स होते हैं वो अनलॉफुल कंसिडरेशन में माने जाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है अपना लॉफुल ऑब्जेक्ट का। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वैध उद्देश्य। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट हम करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य कैसा होना चाहिए? वैध उद्देश्य होना चाहिए। लीगल एक्टिविटी के लिए कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। यदि वो अनलॉफुल पर्पस से है, यदि वो इलीगल एक्टिविटी के लिए है तो वो वैध नहीं माना जा सकता है। और इस तरह के जो एग्रीमेंट होते हैं वो एग्रीमेंट ही रहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता। जिस समय मैंने आपको सेक्शन 10 बताया था उस समय ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जब दो पक्षकार या दो पार्टी किसी भी काम को करने के लिए या नहीं करने के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या एक पार्टी प्रपोजल रखती है, दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करने वाली है, तो ऐसी सिचुएशन में उस प्रपोजल का हर एक एस्पेक्ट, हर एक पॉइंट सर्टेन होना जरूरी है। चाहे माल को लेकर के है, चाहे क्वालिटी को लेकर के है, चाहे प्राइस को लेकर के है, वह निश्चितता होनी जरूरी है। यदि अनिश्चितता है, जैसे मैं अपना एप्पल का मोबाइल बी पार्टी को 10 या 20 हजार में बेचना चाहती हूँ, तो यहाँ पर 10 या 20 हजार नहीं होना चाहिए। 10,000 में बेचना चाहती हूँ, 10,000 में नहीं बेचना, मैं चाहती हूँ मैं 20,000 में बेचूं, तो 20,000 में बेचना चाहती हूँ। तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक चीज की निश्चितता होनी जरूरी है। तो किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेनिटी यानी निश्चितता का गुण होना भी या वो क्वालिटी होनी भी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब है काम करना। यदि प्रपोजल किसी काम को करने के लिए है तो उस काम को करना, यदि नहीं करने के लिए है तो नहीं करना। तो परफॉर्मेंस यानी जो निष्पादन है, जो करना या नहीं करना है, वो पॉसिबल होना जरूरी है। यदि वो पॉसिबल ही नहीं है, जो कोई भी नहीं कर सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट एग्रीमेंट मस्ट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। यानी एग्रीमेंट ऐसे नहीं होने चाहिए जिसे कानून शुरू से ही जीरो मानता है, शुरू से ही बिगनिंग मतलब वॉइड एट द बिगनिंग मानता है या वॉइड एब इनिशियो मानता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट होते हैं जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड होते हैं। जैसे ऐसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं है, जैसे किसी माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया, अनसाउंड माइंडेड ने किया, या ऐसी पार्टी ने किया जो पहले से ही अयोग्य डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर की गई है, या बिना कंसिडरेशन के किया, विदाउट कंसिडरेशन, या अनलॉफुल पर्पस से किया, अनलॉफुल कंसिडरेशन से किया, लीगल प्रोसीडिंग में रुकावट डालने के लिए किया, किसी की शादी में रुकावट डालने के लिए किया, या इम्पॉसिबल टास्क के लिए यदि कोई एग्रीमेंट हम करते हैं तो वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड माने जाते हैं। और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट
नहीं बन सकते हैं, वे हमेशा से जीरो इम्पैक्ट रखते हैं और शून्य ठहराव माने जाते हैं, वॉइड एग्रीमेंट माने जाते हैं, लैटिन में कहें तो वॉइड एब इनिशियो माने जाते हैं। लास्ट पॉइंट, कंप्लायंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। तो सेक्शन 10 में बिल्कुल अंत में मैंने आपको 2 लाइन और बताई थी कि यदि जरूरी है तो अनुबंध लिखित होना चाहिए, रिटन में होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए, यानी साक्षियों के द्वारा प्रमाणित होने चाहिए और रजिस्टर्ड भी होने जरूरी है। तो यदि आपके कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है, जैसे यदि हम गवर्नमेंट के साथ में कोई डील करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट हमारे साथ जो भी डील करती है वो ऑरल डील नहीं करती है, उसमें हमेशा रिटन काम होता है, हमेशा डॉक्यूमेंटेशन के बिना काम होता ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में वो लिखित होने जरूरी है, प्रमाणित होने जरूरी है और रजिस्टर्ड होने जरूरी है। इसी के साथ एक एग्जांपल आप और कोट कर सकते हैं कि यदि कोई वसीयतनामा किसी के फेवर में लिखना है तो वसीयतनामा कभी भी मुंह से मैंने ये कह दिया मेरी प्रॉपर्टी आज से मैं एक्स के नाम करती हूँ तो कहने मात्र से कुछ भी नहीं होता है, मुझे बाकायदा स्टैम्प पेपर पे अपनी जो विल है वह लिखनी पड़ेगी, 2 या 3 लोगों के जो भी विटनेस के तौर पर उसमें सिग्नेचर करेंगे वो सिग्नेचर होंगे और ये बाकायदा रजिस्टर्ड होती है तभी वो मान्य होती है, अदरवाइज नहीं होती है। तो ये कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स थे जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थे जो मैंने आपको बताए हैं। और एक बार फिर से मैं आपको ये बता दूं कि सेक्शन 2 क्लोज एच और सेक्शन 10 यदि आपको लर्न है, पूरा अच्छे से लर्न है, तो आपको ये अलग से लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाली कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको 2 नंबर में या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है और 20 मार्क्स में फुल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।